Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter motion in a plane और आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ये अपने को यहां पर स्टडी करना है। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या है, तो ये सिंपल सी बात है। मान के चलो हमारे पास में कहीं ऐसी सिचुएशन बन के आए, हम लोग एक किसी टावर पे खड़े हों, इस टावर की हाइट हो मान के चलो h, ठीक है, और यहां से मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को सीधा ऐसे u स्पीड दे दी। ठीक है, मतलब मान के चलो आपके टेबल पर हो, आप टेबल पर आपने कोई बॉल रख रखी है या कैरम बोर्ड की गोटी रख रखी है, उसको आपने ऐसे टुचकी मार दी तो वो कैसा पाथ लेते हुए जाएगी, तो वो है आपके पास में। उस पाथ को जरा ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। ये मान के चलिए टेबल पे यहां पर है, इसको मैंने सीधे ऐसे फेंका तो ये कुछ इस प्रकार से यहां पर पहुंच जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये हमारा ग्राउंड का लेवल बना दिया मैंने। अब यहां पर क्या होने वाला है जरा इसमें हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, यहां पर आपने इनिशियल वेलोसिटी u दे दी, बराबर है। अब इनिशियल वेलोसिटी u देने के पश्चात यहां पर ध्यान क्या देना। अच्छा, इसमें देखो आपको डायग्राम देखो तो थोड़ा सा ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन वो वास्तविकता ये है कि वो ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। वो डायग्राम बनाते समय थोड़ा हाथ ऊपर चला गया, बाकी वो सीधे ही नीचे आ रहा है। ठीक है, ओके। अब उस केस में, इस केस में यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर हो क्या रहा है कि भैया देखो, ये जब बॉल यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर में क्या हो रहा है कि ग्रेविटी जो है वो उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, और आपने उसे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है और ग्रेविटी इस डायरेक्शन में काम कर रही है, बराबर है। तो इसके कारण होगा क्या कि भैया देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्या? नहीं है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है, यस और नो? मैंने बोला सही बात है। तो मैंने क्या कंसीडर किया कि भैया जब ये पाथ पे पहुंच रहा है तो t समय के पश्चात ये पार्टिकल यहां पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? t समय पश्चात ये यहां पर पहुंच गया। ओके, अब जब ये यहां पर पहुंचा है तो इसके लिए बस हम लोगों को इक्वेशंस लिखनी है और काम सॉल्व करना है, तो आपका काम बनने लगेगा। किस प्रकार से बनेगा? तो देखो वही सिंपल सी कहानी, वही वैसे ही स्टार्ट करेंगे कि देखो ये जो दूरी है इसको मैंने लिख लिया। एक काम करते हैं, पहले इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। ux बराबर कितना आएगा? u आएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डायरेक्शन में u होगी, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है? तो भैया वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में है आपकी 0। व्हाट अबाउट vx? तो vx के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन अब आप समझदार हैं क्योंकि ऑलरेडी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कर लिया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, मतलब vx बराबर भी आएगा ux, और जो u के ही इक्वल रहने वाला है। लेकिन व्हाट अबाउट vy? तो भैया vy फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन में, तो भैया ये चेंज होगी। sx के बारे में यदि मैं बात करूं तो मैंने मान लिया कि भैया यहां से ये वाली जो दूरी है ये ले लेता हूं मैं, यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर ये वाली दूरी है x। ठीक है, तो sx बराबर मैंने ले लिया x। और व्हाट अबाउट sy? तो डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो देखो हम लोग हमेशा जानते हैं भैया जहां से मोशन स्टार्ट होती है वहां उसी को हम लोग ओरिजिन मानते हैं। तो ये दूरी यदि मैंने y ले ली तो भैया ये डिस्प्लेसमेंट आएगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मैंने इसे -y ले लिया। आगे बोलो ax, तो भैया ax के बारे में आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 0 आएगा। और व्हाट अबाउट ay? तो ay की वैल्यू आने वाली है -g, और टाइम जो है वो tx हो या ty हो, वो तो टाइम तो आपका सेम ही रहता है। ये बात समझ में आ गई? अब बस करना वही है, आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाने हैं और सॉल्व करते हुए चलना है। तो अब एक बात बताइए, कौन कौन सी इक्वेशंस यहां पर काम में आ रही हैं, फटाफट देखते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी यहां पर, तो मेरे पास में आएगा vx बराबर का ux प्लस का ax इंटू t। तो ux तो आपका u है और ये 0 है, तो इसका तो कोई फायदा हुआ नहीं, ये तो मैं पहले भी डायरेक्टली लिख चुका हूं कि भैया vx बराबर तो आपका u ही आने वाला है। ठीक है, चलो दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। तो s बराबर ut प्लस का हाफ a t स्क्वायर। तो ax यहां पर देखिए सब कुछ x के लिए चल रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो sx बराबर आपके पास में ux इंटू टी।
तो एस एक्स मतलब एक्स, यू एक्स मतलब यू इंटू टी आएगा। यहां पर आपके पास में पहली इक्वेशन आएगी। एंड अगेन मैं आपको बता दूं थर्ड इक्वेशन का भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पर देखिए ये ए एक्स एस एक्स होगा, ये यू एक्स होगा और ये वी एक्स होगा, तो ये जीरो होने के कारण वी एक्स बराबर यू एक्स यहां से भी मिलने वाला है, तो इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये तो मैं पहले ही लिख चुका हूं। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन हो रही है उसके लिए। वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल में इतना ही बनेगा। वर्टिकल में जब मैं करूंगा तो मैं लिखूंगा वी वाई बराबर का यू आई प्लस का ए वाई इंटू टी। बात समझ में आ रही है? ओके, यहां से क्या हो जाएगा, तो भैया आपको मिलेगा वी वाई बराबर जीरो। यू वाई क्या है? जीरो। एक बात बताओ, आपने तो सीधा फेंका है ना, आपने क्या नीचे की तरफ फेंका था? बिल्कुल नहीं फेंका था, मतलब यू वाई क्या है? जीरो है, प्लस का ये आएगा माइनस जी इंटू टी। सो भैया वी वाई बराबर आ रहा है माइनस का जी टी। दिस इज द वन मोर इक्वेशन जो आपके कुछ काम आएगी। बराबर है? अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाते हैं। ये लगा दी मैंने, एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस का हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सही है? बोलो एस वाई कितना लिखा जाएगा? तो भैया आपका एस वाई लिखा जाएगा माइनस का वाई बराबर जीरो प्लस का हाफ इंटू माइनस का जी इंटू टी स्क्वायर। सो वाई बराबर का आ रहा है हाफ जी टी स्क्वायर। अगेन वन मोर काम की इक्वेशन। बराबर है? अच्छा, थर्ड इक्वेशन का कोई फायदा होगा क्या? लगा के देख लेते हैं, होगा तो काम आ जाएगा, नहीं आएगा तो रहने देंगे। तो भैया मैंने देखा वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस का टू ए वाई और एस वाई। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज। तो भैया पुट करने पर क्या मिला, यू तो जीरो है तो आपको मिल रहा है वी वाई का स्क्वायर बराबर जीरो प्लस का टू इंटू माइनस का जी इंटू माइनस का वाई। बात समझ में आ रही है? सो यहां पर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा वी वाई स्क्वायर बराबर टू जी वाई। ये बात समझ में आ रही है? ओके, सो यहां से आपके पास में जो चीजें चाहिए वो यहां पर आप एडजस्टमेंट के लिए काम कर सकते हो। क्लियर है? अब जरा हम लोग यहां पर कुछ चीजों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। कौन कौन सी चीजें? तो भैया देखो, सबसे पहले मैं सोच रहा हूं यहां पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में। किसके बारे में सोच रहा हूं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो पहले मैंने हेडिंग डाल देता हूं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बहुत ही काम की इक्वेशन है, बहुत सारे सवालों को जल्दी से सॉल्व करवाएगी ये। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है? ये वो इक्वेशन है जो किसी भी पार्टिकल के पाथ को रिप्रेजेंट करती है, और पाथ को जब रिप्रेजेंट करती है तो उसमें एक्स और वाई होना चाहिए, टी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को मुझे यहां पर ढूंढना है। तो सोचो कौन सी इक्वेशन है जिसमें एक्स वाई हो और टी को हटाया जा सके। तो यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, इक्वेशन 1 और 3 को यदि मैं लिख देता हूं तो मेरा काम बनने लगेगा। किस प्रकार से बनेगा? तो भैया आपके पास में इक्वेशन है एक्स बराबर यू टी और वाई बराबर का हाफ जी टी स्क्वायर। तो इन दोनों से यदि मैं देखूं तो यहां से देखो टी की वैल्यू आएगी एक्स अपॉन यू, तो ये आएगा 1/2 जी और ये आएगा एक्स अपॉन यू, मतलब और इसका स्क्वायर। तो भैया y बराबर आ रहा है जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या ये आप लोग कर पाओगे? बोलो, कर लोगे क्या? बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको भी एक नंबर दे देते हैं हम लोग। अच्छा, और क्या पूछा जा सकता है इसमें? तो देखो, हमसे पूछा जा सकता है जब ये यहां पर है तो इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। बराबर है? ये पूछी जा सकती है क्या? बिल्कुल पूछी जा सकती है। और क्या पूछी जा सकती है? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स कॉमा माइनस वाई होंगे, जो कि मैंने अभी तो एक्स कॉमा माइनस वाई लिखे हुए हैं, लेकिन ये एक्स और माइनस वाई आपको क्या गिवन होगा, किसके बेसिस पर क्या किया जा सकता है, बस ये देखिए। तो भैया आप देखिए एक्स की वैल्यू यहां पर आके इक्वेशन में देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्स बराबर यू टी और y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब मैं x कॉमा वाई तो कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं। बराबर है?
तो भैया कोऑर्डिनेट लिख दीजिए कितने हैं, यूटी कॉमा हाफ जी टी स्क्वायर। तो भैया इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इस जगह पर यूटी कॉमा माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, नेगेटिव वाई ना, वाई की वैल्यू रख दी मैंने हाफ जी टी स्क्वायर, तो यूटी कॉमा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आर द कोऑर्डिनेट्स। अच्छा इसका मतलब है दिस इज द पोजीशन, बराबर है, ये कोऑर्डिनेट्स मालूम है, मतलब आपको क्या मालूम है, पोजीशन मालूम है। और यदि आपको पोजीशन मालूम है तो क्या आप यहां से डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यदि वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो भैया आर वेक्टर बराबर आएगा, कितना आएगा, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप, बराबर है। तो आ जाओ फटाफट से यहां पर। तो हमने बोला कि हम लोग अगला काम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। बोलो डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा जाएगा आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप। अब मुझे मालूम है कि वाई नेगेटिव आने वाला है, उसको यहां पर मैं पुट करूंगा, अभी डायरेक्टली नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे। बोलो तो कितना लिखा जाएगा, एक्स आर वेक्टर बराबर यू टी आई कैप प्लस का माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और जे कैप। तो भैया ये यहां पर आर वेक्टर बराबर बन रहा है यू टी आई कैप माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। क्लियर है। अच्छा अब मुझे इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो भैया मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, यू टी का स्क्वायर प्लस का माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो ये आपके पास में बन के आएगा कितना, क्या बन के आएगा, ये आपको देगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात समझ में आ रही है। अब मान के चलो यदि मैं यहां से यूटी को कॉमन निकाल लूं, यूटी को क्या निकाल लूं, कॉमन, तो क्या किया जा सकता है। तो देखो करना कैसे रहेगा, करने के लिए मैंने क्या किया, देखो यहां से यूटी कॉमन निकालना, यहां पर है नहीं, तो मैंने क्या किया, यहां पर ब्रैकेट के अंदर में यूटी डाल दिया और बाहर में भी यूटी का, मतलब ऊपर में भी ये यूटी इसके अंदर में ही है, ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है। जिससे कॉमन निकलेगा तो आर वेक्टर का मॉड आपको क्लियरली दिखेगा। तो क्या होगा जरा देखिए, फटाफट से नजर मारिए यहां पर। तो आप लिखोगे आर वेक्टर का मॉड बराबर यूटी का स्क्वायर से बाहर निकल के आएगा यूटी, अंडर रूट के अंदर में बचेगा 1 प्लस का, अब देखो ऊपर वाला तो जा चुका है, नीचे वाले में क्या होगा, इस टी से एक टी कट जाएगा तो ये बचेगा जी टी अपॉन 2u और इसका स्क्वायर, क्या बच रहा है 1 प्लस का जी टी अपॉन 2u का स्क्वायर बच रहा है। ये चीज यहां पर आपके पास में निकल के आ रही है। क्या ये बात समझ में आ गई। अच्छा और क्या चीज यहां पर काम की है जरा उसको पकड़िए, क्योंकि जब तक आप उन चीजों को नहीं पकड़ोगे तब तक सवालों में मतलब जब चीजों को देख रहे होगे तब परेशानी हो सकती है। वो क्या है, देखो मैं यदि यहां पर बात करूं तो ये वाला जो एंगल है, मतलब देखो ये हॉरिजॉन्टल यदि मैंने कंसीडर कर दिया तो इस वाले एंगल को यदि मैंने अल्फा मान लिया तो ये अल्फा कितना आएगा, कैसे निकालोगे, सोचो जरा ध्यान से देखो। क्या मैं इसे ऐसे मान सकता हूं, ये ट्राइंगल हो गया, मतलब ये वाला हो गया अल्फा, बराबर है, ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स। तो आप लिख सकते हो tan अल्फा बराबर वाई बाई एक्स, सही है कि नहीं, देख लो tan अल्फा बराबर वाई बाई एक्स, यही ट्राइंगल है। ये वाली जो लाइन है ना, देखो ये आर वेक्टर वाली लाइन है जो टेढ़ी खींची हुई है पिंक कलर में। सर ये लाइन कहां से आई, तो भैया देखो ये जो लाइन मैंने यहां पर खींची थी वही ऊपर बना सकता हूं। भाई देखो हो क्या रहा है, ये एक सेकेंड यहां से देखिए, ये ऐसे कर दिया, ये एक्स है ये वाई है ये आर है ना, ये तो दिख रहा है आपको, तो उसी का क्या कर दिया, इक्वल क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया मैंने, बस खत्म। अब यहां पर आके इसको देखिए तो भैया tan अल्फा बराबर आपके पास में हो सकता है y बाई एक्स, तो अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। तो अल्फा बराबर आएगा कितना, tan इनवर्स ऑफ y मतलब का हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन x मतलब का यू टी। तो ये यहां पे t से t कट जाएगा तो अल्फा बराबर आ रहा है tan इनवर्स ऑफ, एक टी से एक टी कटेगा तो जी टी अपॉन 2u आ रहा है। बात समझ में आ रही है। अल्फा बराबर कितना आ रहा है, tan इनवर्स जी टी अपॉन 2u। तो यही जी टी अपॉन 2u आपको यहां पर भी मिलते हुए नजर आ रहा है। इस पे थोड़ा सा फोकस यहां पर करना है। क्लियर है। यदि मैं यहां पर मान के चलो t को रिप्लेस करना चाहूं,
सर टी कहां से रिप्लेस किया जा सकता है? टी को रिप्लेस किया जा सकता है मतलब कैसे? देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं। मतलब कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं चीजें। वो ये है, मान के चलो आपको यू दे रखा है और टी नहीं दे दिया, टी दिया ही नहीं है मान के चलो, ऐसा भी तो हो सकता है सवाल के अंदर में, हो सकता है नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो उस केस में आपको एक्स दे दिया जाए या वाई दे दिया जाए, तो उस केस में आप टी को रिप्लेस करके एक दो इक्वेशन साइड में रख लेना, आपके काम आ जाएंगे। मतलब टी की जगह आपने क्या रख दिया, एक्स अपॉन यू रख दिया, तो आपके पास में डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए कि भैया इतना दूर यदि निकल चुका है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना नीचे गिर चुका है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है। बात समझिए, बात को पकड़िए, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है, दिस इज द करेक्ट। ओके, लेकिन क्या होता है ना, कई बार जैसे सवालों में मोस्टली तो यही पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम 2 सेकेंड या 3 सेकेंड, वॉट एवर बी द टाइम। लेकिन कई बार ऐसा भी तो सवाल पूछ सकता है ना, सवाल मतलब उसने ऐसे पूछ लिया, कैसे पूछ लिया कि भैया देखो मैंने यहां से यू वेलोसिटी से फेंका था, ये बात तो तय है, लेकिन मैं बोला कि यहां से भैया 5 मीटर ऊपर 5 मीटर आगे निकल गया है, तब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो थोड़ी 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, बस आपको वर्टिकल डायरेक्शन का भी तो कंसीडर करते हुए चलना है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें यहां पर क्या हो सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। अच्छा ओके, चलो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग बात करते हैं आगे आने वाली और कुछ चीजों पर, छोटी छोटी सी बातें जो है हमारे पास में। मान के चलो आपसे पूछा जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ ली जाए, पूछ सकता है, तो भैया उसको कैसे निकालोगे? वही है तरीका है। ये कौन सा कलर आ गया बे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका मतलब यह है कि आपको वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस का वी जे कैप वी वाई जे कैप। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उनसे आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। तो बोलो क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले तो वी एक्स और इसके बारे में सोचो, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि यार वी एक्स बराबर तो यू एक्स बराबर यू ही है, और वी वाई कितना है? तो भैया वी वाई के लिए आपने इक्वेशन निकाली हुई है, किधर गई इक्वेशन जरा देखिए यहां पर, माइनस का जीटी बराबर है, तो आपने लिख दिया यहां पर माइनस का जीटी। क्लियर है? नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यूज व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट वी वेक्टर बराबर का यू माइनस का जीटी, यू आई कैप माइनस का जीटी जे कैप, ये मुझे मिल चुका है वेलोसिटी वेक्टर। अब इसका यदि मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो क्या मिल जाएगा? अंडर द रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस का माइनस जीटी का होल स्क्वायर। तो भैया वी वेक्टर बराबर मॉड का आएगा कितना? यू स्क्वायर प्लस का जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? मतलब टी समय पर उसकी यदि वेलोसिटी पूछी जाए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, भैया 1 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है, तो ये आराम से निकाली जा सकती है। निकाली जा सकती है, नहीं निकाली जा सकती? कॉमन सेंस से सोचो, बिल्कुल निकाली जा सकती है। और क्या पूछ सकता है? और क्या पूछ सकता है? इसके लिए देखो वापस से मैं इसी एक काम करता हूं, बार बार मैं इसी डायग्राम पे आ रहा हूं। आपको इस डायग्राम पे बहुत ध्यान से नजर रखनी है बेटा, इस बात को ध्यान रखिए। अब देखो मैंने क्या बोला यहां पर कि देखो ये आपको याद है मैंने ये क्या बोला था, दिस इज द वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो भैया ये आपका वी एक्स है और ये आपका क्या है? वी वाई बराबर है। तो मैंने बोला ये वाला एंगल मान लेते हैं, मैं बीटा मान लिया थोड़ी देर के लिए। कितना मान लिया? बीटा। तो बोलो इस एंगल के बारे में क्या बोलोगे, कैसे निकालोगे? क्या ये कहानी बिल्कुल सेम इसकी जैसी नहीं दिख रही है? सोचिए, बस अल्फा की जगह बीटा है, वो अल्फा अलग आएगा, ये बीटा अलग आएगा। ध्यान रखना, ऐसे मत कर देना कि भैया दोनों सेम कर दिए, नहीं। क्लियर है? तो आप लिखोगे tan बीटा बराबर वी वाई अपॉन वी एक्स। अरे क्लियर है? tan अल्फा क्या लिखा था? y अपॉन एक्स, तो tan बीटा आएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। तो बीटा बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ वी वाई कितना है? तो ये है माइनस का जीटी। मैग्नीट्यूड वाइज रख दीजिए जिससे आपको सिर्फ एंगल निकालने में परेशानी नहीं होगी, नहीं तो उसमें भी कंफ्यूजन होते हुए घूमेंगे। और अपॉन वी एक्स कितना है? यू। तो भैया tan बीटा बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ जीटी अपॉन यू, दैट इज द वैल्यू, दैट इज द वैल्यू। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर? यहां तक कोई परेशानी है? देख लीजिए।
अब यहां से वैसे देखा जाए तो इस tan बीटा की यदि आपने वैल्यू देखी होगी ना ध्यान से, तो tan बीटा की वैल्यू आ रही है GT अपॉन U। आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अब इन चीजों का उपयोग वो एग्जामिनर कर सकता है आपके साथ में खेलने के लिए, ये GT अपॉन GT को क्या लिख सकता है? U tan बीटा लिख सकता है। लिख सकता है, लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है। तो भैया V वेक्टर का मॉड ये भी बनाया जा सकता है। U स्क्वायर प्लस का G स्क्वायर T स्क्वायर की जगह आएगा कितना? U स्क्वायर tan स्क्वायर बीटा बराबर U स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आएगा कितना? U स्क्वायर कॉमन लेने पर आएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, सो मॉड ऑफ V वेक्टर बराबर आएगा कितना? U बाहर तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा का रूट लोगे तो आएगा U sec थीटा, या फिर यहां पर तो आएगा बीटा। काम की चीजें ये, दीज आर नथिंग बट द क्वेश्चंस ओनली। अलग अलग वैरायटी के फॉर्मेट में मैं बनवा रहा हूं। मतलब कैसे, सवाल कैसे बनाएगा, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ये है भैया, सिंपल सी बात है। देखो क्या हुआ, उसने सवाल में बोला किसी जगह पर मैंने यहां से एक ऑब्जेक्ट को U से फेंका, ओके, ये ऐसे जा रहा था, ठीक है। अब किसी जगह पर उसने बोला कि भैया उस जगह पर आपको वेलोसिटी बतानी है जहां पर ये हॉरिजॉन्टल से मान के चलो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो एक बात बताइए, आपको अभी मैंने सिखाया ना V बराबर क्या आ रहा है? U sec थीटा आ रहा है। इसके हिसाब से देखा जाए तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं U sec थीटा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी निकाल के देखा है। बोलो यहां पे कहीं गड़बड़ी तो नहीं है? बस इतना चेक कर लीजिए, क्योंकि ये भी मेरे को भी अभी दिमाग में आया, अभी ताजा ही दिमाग में आया कि ये भी तो पॉसिबल है, ऐसा भी तो कर सकता है। अरे बात समझ में आ रही है? कहीं कुछ रह तो नहीं गया है? नहीं तो पता लगा कहीं वही कुछ रह गया हो और वही हमारे दिमाग में पकड़ में नहीं आया हो। क्लियर है? आपके सामने ही चल रहा है जो कुछ भी है, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं। ओके, सो ये एक चीज हो सकती है। अब ये सारी चीजें आगे जाके काम आती हैं बहुत बार। ओके, वैसे इसको आप पहले के तरीके से भी कर सकते थे। पता है कैसे? मैं आपको बताता हूं कैसे। ये मान चलो V है, ये एंगल थीटा है, तो आप लिखोगे इसका ये कंपोनेंट कितना लिखोगे? V cos थीटा, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहती है, तो V cos थीटा बराबर कितना आ गया? U बराबर, तो V कितना आएगा? U अपॉन cos थीटा। तो भैया V बराबर आ सकता है U sec थीटा। तो या तो डायरेक्ट रिजल्ट याद है या फिर कॉन्सेप्ट से आपने निकाल लिया। परेशानी होगी क्या? बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अच्छा, और कुछ रह गया क्या? एक और चीज रह गई है, वो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या रह गई है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो भैया हम लोगों ने क्या किया कि इसके अंदर में ये जो लगने वाला टाइम है, इस वाले टाइम को कैपिटल T मान लिया। इस वाले टाइम को क्या मान लिया? कैपिटल T। तो भैया टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे? सोचो। तो आप बोलोगे x, अच्छा रेंज भी नहीं निकाली ना, कितनी दूर जाके टकराएगा। तो भैया x बराबर u इंटू टी, में स्मॉल t को कैपिटल T कर दीजिए और x की जगह r कर दीजिए। तो ये दो चीजें यहां पर निकल के आएंगी। लेकिन परेशानी वही हो रही है कि इसको कर नहीं पा रहे हैं हम लोग। कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे। तो कैसे करें? सोचो। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है भैया? यहां से लेकर के ये जो h हाइट की टावर से आपने इसको फेंका है, यहां तक पहुंचने में लगने वाला समय। तो एक बात बताइए, जितनी समय में ये ऐसे जाके गिरेगा उतना ही समय यहां से नीचे आने में भी लगेगा। मतलब कैसे? आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन याद है आपको? लिखी थी कौन सी? s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर में, याद कीजिए s की जगह माइनस h लिख दिया जाए तो आपका t टाइम हो जाएगा। ये तो जीरो है, हाफ इंटू माइनस का g इंटू कैपिटल T स्क्वायर। बात समझ में आ गई? क्या कर दिया भैया? वर्टिकल डायरेक्शन की जो मोशन की इक्वेशन थी सेकंड वाली, उसको मैंने यहां पर यूज कर लिया। सो माइनस h बराबर 0 प्लस का 1/2 इंटू माइनस g इंटू टी स्क्वायर। इसका उपयोग करने पर आपको क्या मिलेगा कि भैया टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 उधर जाएगा तो 2h अपॉन g और अंडर रूट के अंदर में। एक बात बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन मिल गई, बराबर है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसा नहीं है कि भैया किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से जब रिलीज किया जाता है जो टाइम लगता है h हाइट के टावर से, वही है, वही है, कुछ भी नया नहीं है, सेम चीज है। क्यों? क्योंकि जब आप यहां से थ्रो कर रहे थे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो भैया ये यू तो था, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है। मतलब आपका ये सेम चीज है कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने एक h हाइट से रिलीज कर दिया। बात समझ में आ गई है? और क्या रह गया हमारा? हॉरिजॉन्टल रेंज बच गई।
तो यार रेंज के लिए मैंने अभी बताया था, रेंज के लिए आप x बराबर ut का इस्तेमाल कर लीजिए, बस x की जगह r लिख दिया तो भैया t की जगह कैपिटल T आ जाएगा, तो रेंज आएगी आपके पास में अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन g इंटू u, बराबर है। और यदि इसको अंदर डालना है तो 2h u² अपॉन g के फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारे यहां पर क्या हो गए, फॉर्मूलेज यहां पर बन रहे हैं, क्लियर है। नाउ अब यहां पर हम लोगों को करने हैं इससे रिलेटेड कुछ सवाल। अब सवालों का पैटर्न देखते हैं हम लोग। एकदम सबसे पहला सिंपल सा सवाल करवाता हूं मैं। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, बीस मीटर, हाँ 20 मीटर की टावर पर से मैंने इसको 10 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से फेंक दिया। आपको बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी दूर जाके टकराएगा, क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल है, वो सारी यहां पर कैलकुलेट कीजिए। दैट इज योर वेरी फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन। तो बोलो कैसे करोगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं हमेशा बोल रहा हूं, या तो फॉर्मूला याद है, ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं है तो वही मोशन को दो भागों में तोड़ के, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है तो भैया आप लिखोगे 20 बराबर का हाफ इंटू 10 इंटू और टी स्क्वायर, 0 0 कैंसिल, तो टी बराबर आ गया 2 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, 2 सेकेंड। बोलो रेंज कितनी आएगी, तो रेंज आएगी u इंटू टी, सो रेंज आएगी 2 इंटू 10, मतलब आ रहा है 20 मीटर। कितना आ रहा है, 20 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि भैया जब ये चलेगा तो ये यहां पर कहीं गिरेगा, तो इस जगह पर सिचुएशन क्या बनेगी, जरा देखिए। ये वाली जो दूरी बन के आ रही है वो 20 मीटर बन के आ रही है, सेम जितना यहां पर था। और यहां पर पहुंचते समय जो इसको टाइम लगेगा वो टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है। अच्छा मैं यहां पर पूछूं आपसे, टकराते समय वेलोसिटी कितनी है। बोलो टकराते समय वेलोसिटी कैसे निकालोगे। क्या ये ऐसा खड़ा टकराएगा, ये भले डायग्राम में दिख रहा है लेकिन ये टेढ़ा ही टकराने वाला है। सर जी कैसे, देखो इनिशियल डायरेक्शन में ये तो एक कंपोनेंट आएगा वो जो कि सेम ही रहने वाला है, जो कितना है 10। वर्टिकल डायरेक्शन का वी वाई निकाल लीजिए, 0 प्लस का 10 इंटू 2, क्योंकि 2 सेकंड में पहुंच रहा है तो वी वाई बराबर आ रहा है माइनस का 20। माइनस का 20 मतलब ये एक कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में 20, इस डायरेक्शन में है 10, तो बोलो v बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस का 20 स्क्वायर। तो v बराबर कितना आएगा, 100 और 400 मतलब 500। सो v बराबर आएगा कितना, 10 रूट 5। ध्यान दीजिए, कई लोग बोलेंगे सर टेढ़ा क्यों लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझा रहा हूं। यहां पर वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 रूट 5। अब आपसे क्या पूछ सकता है, एंगल एट द टाइम ऑफ हिटिंग, एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल या एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट विद द हॉरिजॉन्टल या फिर विद द वर्टिकल, कोई भी पूछ ले। मोस्टली हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछा जाता है, तो भैया हॉरिजॉन्टल वाला एंगल तो ये वाला रहेगा, जिसे आप कितना लिखोगे, बोलो। इसको आपने अल्फा यदि मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो अल्फा आएगा 10 इनवर्स ऑफ वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, मतलब अल्फा की वैल्यू आ रही है 10 इनवर्स ऑफ 2। बात समझ में आ गई, बोलो आसान सवाल है। अच्छा और क्या पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है आपसे। बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना निकालोगे इस पर्टिकुलर सवाल के लिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा यहां से ये वाला। बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है 20 मीटर, ये भी है 20 मीटर, मतलब ये आएगा 20 रूट 2। कैसे आया भैया, राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से देखो। ओ ऐसा भी है क्या, बिल्कुल ऐसा भी है। बात समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बोलो सिंपल चीजें हैं, कोई परेशानी तो नहीं होगी ना इसमें। ओके अब और हम लोग काम करते हैं, एक आध सवाल और करवाता हूं। सवाल सुनिए क्या हो रहा है, सेम सवाल करवा रहा हूं, थोड़ा सा डेटा बदल रहा हूं। मैंने क्या किया, एक 20 मीटर के टावर पे, वही टावर 20 मीटर ही ले लिया मैंने सेम, और
यहां से क्या किया मैंने, एक ऑब्जेक्ट को फेंका है 5 मीटर पर सेकेंड से, एक और दूसरा ऑब्जेक्ट है, मैं एक काम करता हूं दूसरा टावर बना लेता हूं, ठीक है। दूसरा टावर कहां बनाऊं, कलर चेंज कर देता हूं, दूसरा समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को मैंने इससे फेंका और दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि यहीं पर है, इसको मैंने फेंका है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से। सवाल ये है, इसका नाम दे देता हूं ए, इसका नाम दे देता हूं बी। विच विल रीच ऑन द ग्राउंड अर्लियर, जमीन पर पहले कौन पहुंचेगा ये आपको बताना है। विच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, विच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, ए वाला की बी वाला, कौन सा पहले पहुंचेगा, दिस इज द क्वेश्चन। सर क्या मजाक कर रहे हो, सामने दिख रहा है वो 5 से फेंका है, ये 10 से फेंका है, इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये पहले पहुंच जाएगा। क्या आपने यही सोचा था? गलत सोचा। सर जी क्यों गलत सोचा? तो याद कीजिए ग्राउंड पर पहुंचा है मतलब ये टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो रहा था उसका फॉर्मूला आ रहा था अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में तो कितनी स्पीड से थ्रो कर रहे हो उससे कोई मतलब ही नहीं है भैया, उससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो सर जी इन सवालों में डिफरेंस क्या है इन दोनों में, तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या होगा, ये जो 5 मीटर वाला है वो कहीं यहां गिर जाएगा, जबकि ये जो 10 मीटर पर सेकेंड से जो थ्रो किया है वो कहीं यहां पर आकर गिरेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कहीं यहां पर आके गिरेगा। अच्छा अब इस सवाल के अंदर में और क्या पूछा जा सकता है, अब सवाल के अंदर में पूछा जा सकता है, अब देखो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आने वाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो देख लिया आपने 2 × 20 अपॉन 10, सो वही 2 सेकेंड ही आने वाला है, क्योंकि मुझे मालूम है इसीलिए मैंने 20 मीटर का टावर उठाया यहां पे। ओके उठाया मतलब सच में नहीं उठा रहा हूं, सवाल के लिए बोल रहा हूं। अब इसमें एक सवाल पूछा जा सकता है आपसे, करना आपको है थोड़ा सा बुद्धि लगाना, हो जाएगा कि भैया ये वाली डिस्टेंस को यदि मैंने x मान लिया तो ये डिस्टेंस x कितनी आएगी, बता सकते हो क्या? फटाफट से बोलो ये डिस्टेंस कितनी आएगी। सवाल को बनाएगा अलग तरीके से, मैं तो आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं ना, तो आपको बहुत आसान लग रहा है, एकदम हलवा, बट रियलिटी में जब वो क्वेश्चन फॉर्म करेगा तो वो किस प्रकार से करेगा, नोबडी नोज। सवाल ऐसे पूछ सकता है, देखो मैं एक रैंडम सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सवाल कैसे है, ये मैंने डायग्राम बनाया है, डायग्राम नहीं है, भूल जाओ कि सामने कोई डायग्राम है। सवाल कुछ इस प्रकार से, 2 stones आर थ्रोन फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, one with 5 मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड with 10 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हो गई लैंग्वेज वहां तक की कंप्लीट। वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम एट t बराबर 2 सेकेंड, एट t बराबर 2 सेकेंड। सवाल समझ में आया? बोलो आया कि नहीं आया? यही x निकलवाया है, लैंग्वेज है बस ये। अब देखो सवाल तमाम बनाए जा सकते हैं, मुझे जो सामने रिकॉल हो रहा है मैं वो सामने आपके बनाते चल रहा हूं। यदि मैं सोचूं कि ये सवाल रट के आऊंगा इतने इतने सवाल करवाने, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ दिमाग में रहेंगे, कुछ दिमाग में नहीं रहेंगे, किसी का डेटा गलत हो जाएगा, कुछ होगा, तो सामने सामने ही है जो भी है आपके सामने। बोलो अब ये कैसे निकालोगे? तो भैया देखो मैं इसको एक काम करता हूं, इस x की जगह इसको d लिख लेता हूं। क्यों? मैं बताता हूं थोड़ी देर में। डी भी लिख के कोई मतलब तो नहीं हुआ, छोड़ो अब जो भी है कर दिया, जो भी है। मैंने क्या बोला, इसको मैंने मान लिया x1 डिस्टेंस, इस वाली डिस्टेंस को कितना मान लिया, x1। तो भैया जी x1 बताइए कितना आएगा, x1 आएगा u × t, तो x1 आपका लिखा जाएगा u मतलब 5 × 2 मतलब का 10 मीटर। बात समझ में आ गई? और इसी प्रकार से मैं क्या करता हूं कि भैया ये वाली जो डिस्टेंस है पूरी वाली, इसे हम लोग ले लेते हैं x2, ठीक है। तो बोलो x2 कितना आएगा, तो x2 बराबर आएगा 10 × 2, तो ये आ रहा है 20 मीटर, ठीक है। x2 कितना आ रहा है, 20 मीटर। तो पूरी डिस्टेंस 20 है और ये यहां तक की 10 है, तो ये कितनी बच जाएगी, तो ये 10 मीटर बचेगी। बात समझ में आ गई? अब इसमें और सवाल, दूसरा सवाल क्या बनाया जा सकता है? देखो सवालों को सुनिए, आंसर मेरे पास में जो आ रहा है मैं उसी के बेसिस पर क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या तैयार किया जा सकता है, एक और क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है, द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। भैया इसने 20 करी है, इसने 10 करी है, खत्म, 2/1।
या 1/2, जो लैंग्वेज में पूछा है 1/2 के हिसाब से पूछा है या 2/1 के हिसाब से पूछा है। क्लियर है? बोलो एक और सवाल बन गया। अच्छा, कोई जरूरी है यहीं पर पूछे? कोई जरूरी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही पूछेगा या कुछ भी पूछ सकता है? मतलब डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस वर्ड भी रखेगा तो भी कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि होगा क्या कि देखो ये हरी वाली जो बॉल है वो आगे है, नीली वाली जो बॉल है वो पीछे है, लेकिन दोनों साथ में ही टकराएंगी। दोनों क्या होंगी? साथ में ही टकराएंगी। इंग्लिश में साइमल्टेनियस वर्ड यूज किया हुआ रहेगा। बोथ आर थ्रोन साइमल्टेनियसली विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब दोनों को एक साथ ही फेंका है। बात समझ में आ रही है? ओके, मान के चलो मैं 1 सेकंड की कहानी की बात करता हूं। मैंने पूछा 1 सेकंड पे द डिस्टेंस बिटवीन देम एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड। तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर कहानी क्या होगी? तो भैया t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे मान लीजिए कहीं यहां पर है दोनों। बात में आ रही है? दोनों कहीं ना कहीं यहां पर होंगे। दिस विल बी द डिस्टेंस। क्लियर है? तो एक बार बताओ, 1 सेकंड की कहानी को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? तो x सेकंड के लिए मैंने यहां पर बना दिया ये वाला, तो ये आएगा आपका x1 ही ले लीजिए यहां पर भी, तो ये आएगा 5 into 1 मतलब 5 मीटर चला होगा। ओके, और ये वाला जो है, ये वाला जो है हरा वाला, ये x2 बराबर 10 into 1 मतलब 10 मीटर ये चला है। तो देखिए ये वाली डिस्टेंस इस बार कितनी आ जाएगी? 5 मीटर। मतलब कहीं पर भी पूछ सकता है। मैं तो बस आपको दो एक स्टैंडर्ड सवाल करवा दिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसमें एक और सवाल देखो, सवालों को लिखते चलिए साइमल्टेनियसली। दीज आर नथिंग बट द कॉन्सेप्ट्स विद क्वेश्चंस। ओ ऐसा भी है? मैं बोला हाँ। अब एक बात बताओ, यदि मैं दोनों को, देखो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आ रहा है, यदि मैं दोनों को यदि ऐसे थ्रो नहीं किया होता और दोनों को साथ में छोड़ा होता तो वो 1 सेकंड में कितना नीचे गिरते? तो आप बोलते सर जी इसमें क्या दिक्कत है? x बराबर का, सॉरी y बराबर का हाफ GT² लगाते तो 1 सेकंड में वो गिरते 1/2 इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 5 मीटर। बराबर है? कितने नीचे गिर गए? 5 मीटर। इसका मतलब ये है कि भैया इनकी जो ऊपर से जो डिस्टेंसेस हैं, ये वाली डिस्टेंस इसके लिए भी और ये वाली डिस्टेंस इसके लिए भी कितनी है? 5 मीटर। अब इसी सवाल को उसने लैंग्वेज बदलेगा, तो लैंग्वेज कैसे बदलेगा? What is the distance between these two? वही सवाल के लिए What is the distance between these two when both of them have fallen by 5 मीटर? जब दोनों 5 मीटर गिर चुके हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? एक सवाल से देखो कितने सवाल बनाए मैंने। तो ये क्या है? इट इज नथिंग बट द आइडिया टू कैच द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को कैसे पकड़ते हो? अब जो वैरायटी बन सकती थी वो मेरे दिमाग में जो जो आती गई मैं वो करवाते गया। क्लियर है? श्योर है? बोलो कर सकते ही नहीं कर सकते? अच्छा इसके लिए भी फिर से वही वेलोसिटी निकलवा सकता हूं मैं, अलग से निकलवा सकता हूं, नहीं निकलवा सकता? जैसे मैंने बोला, जैसे वही सवाल है, सवाल वही है लेकिन क्या था, बहुत रंगीन हो गया वो सवाल, तो मैं इसको थोड़ा वापस से बदल देता हूं। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, 5 मीटर वाली नीली बॉल थी मेरे पास में, तो ये मैंने 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो करी थी, जो कि आपको मालूम है ये यहां पर आके कहीं तो भी गिर रही है। और दूसरी थी हरी वाली बॉल थी, वो हरी वाली बॉल को मैंने 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया था इसी डायरेक्शन में, तो ये कहीं यहां पर आके गिर रही थी। बराबर है? अब एक बात बताओ, इस जगह पर यदि मैं वेलोसिटी निकलवाने की कोशिश करता हूं आप लोगों से, तो क्या वेलोसिटी निकाल सकते हो इस जगह पर? अरे बिल्कुल निकाल सकते हो। ये वेलोसिटी कितनी आएगी बताओ, फटाफट से बताओ। तो भैया ये वाला तो आएगा, इसका 5 ही रहेगा, ये वाला आपको निकालना है। तो भैया ये 2 सेकंड में गिर रहा है आपको मालूम है, तो Vy बराबर आएगा -10 इंटू 2 मतलब आ गया -20, मतलब दिस इज 20 मीटर पर सेकंड। सो यहां से जो V निकाला जाएगा वो निकल सकता है आपका। निकल सकता है नहीं निकल सकता? निकाल सकते हो। अच्छा ऐसे ही यहां पर इसके लिए यदि मैं बात करता हूं तो इसके लिए भी कहानी आएगी भैया। ये वाला कितना आएगा? 10 आएगा, और ये वाला कितना आएगा? ये सेम 20 मीटर पर सेकंड ही आएगा। तो इसके लिए V आपका निकल जाएगा सीधा सीधा √10² प्लस का 20², जो भी आंसर आ रहा है। आएगा कि नहीं आएगा? यही आएगा, यस। और इसके लिए कितना आएगा? इसके लिए आएगा 5² प्लस का 20², सही है? हाँ, तो 20² मतलब 425, 425 मतलब देखो 441 यदि होता तो इसका रूट आता था 21, तो 425 पे 20.5 मान लो, 20.5, सही है। और इस जगह कितना आएगा? 400 और 500 मैंने अभी करके देखा था, तो 2.25 मतलब इसका वेलोसिटी आएगी 22.5, 22.5। क्लियर है?
अब मैं इन दोनों के बीच का व्हाट इज द डिफरेंस इन वेलोसिटीज, डिफरेंस इन वेलोसिटीज या फिर स्पीड, तो मैं अभी निकाल लेता हूं स्पीड का डिफरेंस। बोलो स्पीड का डिफरेंस कितना है? 22.5 2 मीटर पर सेकंड का, कितने का? 2 मीटर पर सेकंड का। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? एंगल के लिए सवाल नहीं बना सकता क्या? बिल्कुल बना सकता है। एंगल के लिए कैसा सवाल बनेगा? तो भैया देखो ये वाला एंगल है अल्फा, ये वाला एंगल है बीटा। अब देखो मेरा डेटा खराब है, यहां पर अल्फा की वैल्यू आ रही है tan इनवर्स ऑफ 20/5, मतलब आ रहा है 4, ठीक है। और यहां पर बीटा की वैल्यू आ रही है कितनी? tan इनवर्स ऑफ 20/10, मतलब tan इनवर्स ऑफ 2। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन द एंगल? बोलो कितना आएगा? tan इनवर्स 4 माइनस का tan इनवर्स 2। tan इनवर्स 4 की जो वैल्यू होती है वो 76 डिग्री होती है, थोड़ा याद रख लेना एक आधा कौन, ये होता है 76 डिग्री। ये कितना होता है? तो ये वाला मुझे भी याद नहीं आ रहा है, 61 के आसपास कुछ तो भी होता था, 63 या 67 डिग्री के आसपास कुछ तो भी होता है, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है। क्योंकि देखो tan 45 आपका 1 है, ये तो तय है, और tan 60 कितना है? tan 60 है आपका √3, मतलब 1.73, बराबर है। और इसके बाद में सीधा अपने को 90 डिग्री का एंगल मालूम है, तो tan 67 के आसपास कहीं तो भी ये आता है, इतना मैं बोल सकता हूं। 67 या 63 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी आंसर, बट लगभग उतना है। तो मतलब 10 डिग्री का कुछ डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। मतलब कैसे 10 डिग्री का फर्क है उसको समझिए जरा। वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरा, ये मान चलिए। अब इसको जरा मैं यहां पर बना देता हूं, तो जरा ध्यान से देखिए, ये एक बन गया, ये एक बन गया, ठीक है, ये क्लियर हो गए। अब ब्लू वाला जो है, ब्लू वाली जो बॉल है वो ऊपर से 76 डिग्री है, मतलब वो इस साइड में हो गई, बराबर है। और जो हरी वाली बॉल है वो कहां पर है? वो थोड़े से कम एंगल पे है, मतलब वो यहां पर हो गई। बात समझ में आ रही है? तो मैंने जो आपसे अभी सवाल पूछा था वो ये पूछा था कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। ओ, अब पता लगा, अच्छा ये सवाल था, समझ में आया। इट इज अ क्वेश्चन। मेरा डेटा गंदा है, आई नो दैट, मेरा डेटा गंदा है, आई नो दैट, बट आपको अच्छे डेटा के साथ में भी ये सवाल बनवाया जा सकता है। क्लियर है? श्योर है? ओके। और क्या हो सकता है? अब इसमें देखो एरोप्लेन वगैरह वाले सवाल पूछे जाते हैं, मतलब कैसे होता है कि एरोप्लेन जा रहा है तो वो इतने स्पीड से उड़ रहा है, इतनी हाइट पर उड़ रहा है, और उसको एक पैकेट गिराना है खाने का, फ्लड वाले सवाल होते हैं, मतलब ऐसे सवाल होते हैं, मैं बता रहा हूं बाकायदा, लिटरली ऐसे सवाल होते हैं। तो कितनी पहले पैकेट गिराना पड़ेगा, ऐसा सवाल बनेगा। सेम सवाल है, कॉन्सेप्ट है, बस आपको लॉजिक पकड़ना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा वहां पर। ये वाला सवाल क्लियर हो गया? क्या ये सेम क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट के लिए भी तो बनवा सकता हूं? सर जी डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसे बनवाओगे? बनाते हैं, देखो सवाल है, सामने सामने बना रहा हूं। कई लोग बोलेंगे सर ये वाले सवाल आपने बुकलेट में क्यों नहीं इंक्लूड किए? बुकलेट के, जब मैं बुकलेट बना रहा था तब तो मुझे भी याद नहीं था कि ये भी सवाल मैं बनाऊंगा करके। सर ये तो गलत बात है फिर, अब क्या करें, अब जो गलती है तो है ही है, हो गई। 5 मीटर पर सेकेंड ये यहां से यहां गिरेगा, ठीक है। हरी बॉल, ये कलर का एक फायदा ये है, 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे से नहीं आ रही है, वो यहीं से आ रही है, नहीं तो पता लगा कहीं उसको पीछे से डाल दिया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए, दोनों के लिए मैं क्या करता हूं, नीला डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट यहां पर आएगा और हरे वाले का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां। क्या बात है, एकदम लाइन परफेक्ट चली गई। अब मैंने यहां पर आपसे पूछ लिया ये वाला एंगल, देखो डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल बनेगा, क्या ये वाला एंगल बनेगा? पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता? यस, बट डिफिकल्ट हो जाता है सवाल थोड़ा सा, मतलब ये मान चलिए यदि आप थोड़ा हायर लेवल का पढ़ रहे हो तो वहां पर ऐसे सवाल बनाएंगे, नीट में नहीं पूछेगा। अब पूछ ले तो मेरे से थोड़ी पूछेगा कि सर आपने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। पढ़ाया तो है भाई, डिस्प्लेसमेंट निकालना तो पढ़ाया है ना। बोलो अरे भैया ये टावर कितने का था? ये तो 20 मीटर के टावर से ही फेंक रहे हैं हम लोग इतनी देर से। क्यों? आसान होता है। 2 मीटर में 2 सेकंड में ये कितनी दूर जाके गिरा था? किधर गया वो सवाल किया था हम लोगों ने, देखो ये रहा, ये 10 मीटर और ये 20 मीटर, मतलब
यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो है 10 मीटर, और यहां से लेकर के आगे तक की दूरी है 20 मीटर। तो भैया जी ये ब्लू वाले का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आएगा, अंडर द रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, मतलब ये आ रहा है अंडर द रूट ऑफ 500, मतलब 10 रूट 5। और हरे वाले का जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये 20 और ये 20, तो ये आ रहा था 20 रूट 2। ठीक है, याद है। तो यहां से ये वाले एंगल निकाल के सवाल बनवाया जा सकता है। सवाल सर अभी भी पता नहीं लगा सवाल कैसे बनेगा। भैया जी देखो ये वाला एंगल, इसको मान लीजिए अल्फा, ये वाला एंगल बड़े वाले को मान लीजिए बीटा। निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब जरा फटाफट से देख लीजिए, अब थोड़े से आंसर बदल जाएंगे। बीटा कितना आ रहा है, बीटा आएगा आपके पास में, सीधा सीधा मैं बता देता हूं, बीटा बराबर आएगा tan इनवर्स 20/20, मतलब आएगा 45 डिग्री। अल्फा कितना आएगा, तो अल्फा आएगा tan इनवर्स ऑफ, देखो अल्फा इधर बन रहा है तो इसके सामने अपोजिट ये साइड हो गई, मतलब 10/20, तो ये आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ 1/2। तो आंसर आएगा π/4 माइनस का tan इनवर्स ऑफ 1/2। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो यही करवा दिए मैंने। इसको एंगल थीटा मान लीजिए, दिस इज द पिंक कलर एंगल थीटा। ओए ओए इतने सारे, ओके चलो अब हम लोग सवाल करते हैं एक और, जो मैं बोला था ना एरोप्लेन वाला। एरोप्लेन का सवाल किस प्रकार से होता है, बोला जाता है कि एक एरोप्लेन है, ठीक है, काफी हद तक मछली बन गई लगता है, ठीक है, प्लेन लगा दो, अब तो सच में ही मछली लग रही है। चलो ठीक है, ये हवाई जहाज है मान लीजिए, आपको क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है, ओके। कितनी हाइट पर उड़ रहा है, आ आ आ आ आ ठीक है, जो भी आ रहा है अभी 40 कई लोग बोलोगे सर क्या छुप छुप के कर रहे हो, एक जीरो कम कर लो। 480 मीटर की हाइट पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है, कितने स्पीड से उड़ा रहे हो, 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उड़ रहा है, मान के चलो 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उड़ रहा है। सवाल ये बोला गया है बाढ़ फैली हुई है सब जगह, और उसने क्या देखा, पायलट ने देखा कि भैया यहां पर बाढ़ ही बाढ़ है और यहां पर कुछ लोग खड़े हैं जिनको फूड का पैकेट यहां पर गिराना है। तो मान के चलो यदि उसने देखा और वो बराबर आदमियों के ऊपर आके यदि फूड का पैकेट गिराएगा, या दुश्मन, मान चलिए युद्ध हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है दो देशों के बीच में। हम किसी का नाम नहीं लेंगे भैया, किसी का भी युद्ध हो सकता है, ठीक है। हम तो ये मान रहे हैं कि भैया ये हमारी सेना का विमान है, उसने देखा वहां पर दुश्मनों की आर्मी है, दुश्मनों की फौज है यहां पर। अब दुश्मनों की फौज जब यहां पर देखी, बाद में उल्टा सवाल भी होगा, बाद में हवाई जहाज उधर होगा और मैं यहां से गोली चलाऊंगा। अभी तो मेरे को मालूम है अभी इनके पास में गोली कुछ नहीं है, गोली उसी के पास में, उसने उड़ानी है इसको। यहां पर ये लोग खड़े हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि भैया कहां से वो बॉम्ब गिराए, कितनी दूर पहले ही बॉम्ब गिरा दे कि बराबर बॉम्ब जाके यहीं पे गिरे, ये सवाल होता है। लैंग्वेज है बस, बाकी कुछ नहीं है। पूछो क्यों, उसका रीजन ये है भैया जी कि देखो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये क्या हो गया, एक टावर हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड हो गई। ये है आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी, बराबर है, रेंज निकालनी है, बस खत्म कहानी। कैसे निकालोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन g से, तो t बराबर आएगा 2 इंटू 480 दिया है तो मैं g की वैल्यू 9.8 लूंगा। अरे 490 ले लीजिए भैया, थोड़ा सा एक और जी 10 की कमी रह गई, तो 49 टू जा 98 पॉइंट हटाएगा 0, तो t बराबर आ गया 10 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि भैया इसको 10 सेकेंड, मतलब देखो कितना आंसर आएगा, 200 इंटू 10, मतलब आ गया 2000 मीटर। सोचिए 2 किलोमीटर दूर हैं, तभी आपको पैकेट गिराना पड़ेगा, बॉम्ब गिराना पड़ेगा, तब जाके वो दुश्मन के ऊपर गिरेगा। और इसीलिए देखो सेना के समय जब युद्ध लड़ रहे होते तब हेलीकॉप्टर नहीं, तब हवाई जहाजों का इस्तेमाल करते, 2 किलोमीटर दूर से उड़ा दिया,
और जब बाढ़ आई होती है तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर वहां पे जहां पे बाढ़ पीड़ित है वहां पे वो रुक सकता है और वहां से फूड का पैकेट सीधा सीधा गिराया जा सकता है। यदि ऐसे हेलीकॉप्टर की तरह आया, ये 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हवाई जहाज चल रहा, वहां से बॉम्ब गिराया, वहां से फूड का पैकेट गिरा रहे हो, कैसे काम बनेगा? 2 किलोमीटर दूर के लोगों को तो आइडिया भी नहीं लगेगा वो 2 किलोमीटर है करके। हालांकि वो कैलकुलेशन वगैरह पार्ट हो जाता है सब कुछ, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? श्योर है? समझ में आ रहा है? कितनी रफ्तार से गिरेगा बता सकते हो? रफ्तार इतनी तेज होगी कि फूड का पैकेट भी ऐसे लगेगा गोली चल के आई है। मान के चलो चल रहा है ना भाई, हाँ सिस्टम चल रहा है। क्या होता है ना, नजर बार बार रखनी पड़ती है भैया सिस्टम पे, नहीं तो पता लगा मैं यहां पर करते जा रहा हूं और वहां पे सिस्टम रुका हुआ है। अच्छा, ये समझ में आया। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इतनी देर से बताने की कोशिश करने वाला था, लेकिन वो पता नहीं मैंने बताई या नहीं बताई। देखो वो क्या है जरा सुनिए। देखो ये नीली वाली बॉल का प्रोजेक्टाइल का पाथ था, ये हरी वाली बॉल थी, बराबर है। नीला हरा कलर समझता है ना, थोड़ा काला दिख रहा होगा कोई बात नहीं, वो हरा ही है। मुझे यहां पर मैं पास में देख रहा हूं तो मुझे हरा दिख रहा है। देखो आप किसी भी इंस्टेंट पे देखिए, दोनों पार्टिकल आमने सामने हैं या नहीं है? तो ये जो बन रहा है, क्या ये स्ट्रेट लाइन बन रही है? हमेशा। तो ये रिलेटिव में आगे चल के काम आएगा। तब ऐसा नहीं हो कि मैं किसी से पूछूं और हाथ खड़े हो जाए कि सर पता नहीं कौन सा प्रोजेक्टाइल, कौन सी स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो। मतलब यह है कि यदि मैं एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे को यदि ऑब्जर्व करता हूं, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल थोड़ा सा सीखेंगे हम, एकदम थोड़ा सा, तब मैं बात करूंगा। तो एक प्रोजेक्टाइल पर बैठकर दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखने पर हमेशा क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है। यस, ठीक है। वही पॉइंट बताने के लिए मैं वापस आ गया था यहां पर लौट के, और कुछ भी नहीं है। अब देखो मैं आपको एक सवाल करवाता हूं, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। सवाल ये है, हम लोग क्या करते हैं, देखो एक पेड़ है, देखो ऐसा सवाल पूछा जाता है, हालांकि मैं करवाना तो नहीं चाहता था लेकिन करवा रहा हूं, कुछ नहीं है। सवाल क्या है कि यहां पर आपने क्या किया, देखो ये पेड़ और इसके बीच की दूरी है d, यहां पर मान के चलिए यहां पर एक इस डाल से एक बंदर लटक रहा है, इस बंदर को लटका दीजिए, ठीक है, दोनों हाथ पकड़ के झूला झूल रहा है। यहां पर आप खड़े हो, आपने गुलेर से यू एंगल से यू स्पीड से थीटा एंगल पे निशाना साधा हुआ है, ठीक है। और निशाना इतना पक्का है कि यदि ये बंदर ना हिले और यदि ये सीधा सीधा ऐसे ही जाए तो ये जाके इससे टकराने वाला है, ये बात श्योर है, ठीक है। अब ये जो बंदर है वो ये जो पेड़ है उसकी जो दूरी है वो लेस देन रेंज है, मतलब यदि मैं रेंज निकालता तो उस रेंज से क्या है, कम है। ये बात समझ में आई। अब सवाल में पूछा जाता है कि इफ यदि मंकी ने अपने हाथ छोड़ दिया, एट द सेम इंस्टेंट जब आपने यहां से गुलेल से पत्थर चलाया उसी समय यदि आपके इस बंदर ने हाथ छोड़ दी तो क्या ये पत्थर जाके बंदर से टकराएगा? यस और नो, ये सवाल है। सवाल का आंसर मैं आपको पहले बता देता हूं कि यस टकराएगा, ठीक है। होने वाला क्या होता है, देखो बेसिकली बात यदि मैं करूं, मैं करता कैसे हूं सवाल को जरा समझिए। मैंने क्या बोला, ये है हमारा ओरिजिन, ये क्या है हमारे पास में ओरिजिन मान लेता हूं मैं। अब यदि ये ओरिजिन मान लिया तो यदि ये इससे टकराएगा, बराबर है, मंकी थोड़ी देर बाद में यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई मंकी यहां पर आएगा तो इससे टकराएगा। तो मैंने बोला ये वाली जो डिस्टेंस है, पहले मैं बॉल के लिए कैलकुलेशन करता हूं, तो बॉल के लिए भैया x1 डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल मान लीजिए, x1 डिस्टेंस, तो ये कितनी आएगी, x1 विल बी इक्वल्स टू d, बराबर। और d कितना आएगा, तो ये आएगा u cos थीटा इंटू t, मैंने माना t समय के बाद में ये टकराया है। और y1 कंपोनेंट कितना आएगा, मतलब ये कितना ऊपर जा चुका होगा, तो y1 कैसे निकालोगे? तो y1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचो जरा सा। y1 के लिए आपको लिखनी पड़ेगी इक्वेशन y बराबर x tan थीटा माइनस का gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही है। अब क्या करता हूं जरा इसको देखिए, ये जो y1 आएगा वो आएगा y1 बराबर x कितना है, d है, ओके, tan थीटा है यहां पर एज इट इज, माइनस जी डी स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गई। ये मैंने किसके लिए निकाली, बॉल के लिए कर लिया, x1 और y1 कंपोनेंट। अब मैं क्या करता हूं, इस बंदर के लिए सोचो, तो फॉर मंकी यदि मैं बात करता हूं तो x2 कितना आएगा, x2 तो वही आएगा ना d के बराबर, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो d दूरी पे,
क्योंकि उस बंदर ने हाथ छोड़े हैं तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ नीचे गिरेगा, वो सिर्फ और सिर्फ नीचे गिरेगा। अच्छा, बंदर के लिए y2 कितना आएगा? तो बंदर के लिए y2 आएगा हाफ gt स्क्वायर। क्या ये बात सही है? पर ये जो y2 है ये तो ऊपर से है ना, ये कहां से है? ऊपर से है। तो यार ये y2 यदि मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है, देखो ये क्या निकल के आ रहे हैं x1 और y1, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, बट दिस y2 इज नॉट द कोऑर्डिनेट। तो भैया मैं इसको मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इस हाइट को मान लेता हूं y2 जो निकाला है मैंने, ये y2 ऊपर से निकाला है, तो इसको मैंने क्या लिख लेता हूं, इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या ले लूं, कोई तो भी सिंबल, p हाइट मान लेते हैं। कितनी हाइट मान लेते हैं? p बराबर है। तो कोऑर्डिनेट कितना आएगा? तो y2 विल बी इक्वल्स टू टोटल हाइट माइनस का ये वाली हाइट p, बराबर है, तभी तो कोऑर्डिनेट बनेगा। यस और नो? मैं बोला सही बात है, लेकिन h कैसे निकालोगे? हाउ यू विल गोइंग टू कैलकुलेट द हाइट h? तो हाइट h के लिए जरा यहां पर ध्यान से देखिए कि tan थीटा बराबर कितना होता है? अपोजिट अपॉन एडजासेंट। तो मैंने अपोजिट बोल दिया h और एडजासेंट मतलब d, तो भैया h बराबर आ रहा है d tan थीटा। तो भैया आपके पास में आएगा d tan थीटा माइनस का p है आपके पास में हाफ gt स्क्वायर। क्या सही है? ओके, तो यहां पर जरा सॉल्व कीजिए, तो ये आ रहा है d tan थीटा माइनस का हाफ इंटू g इंटू t कितना है? तो t यहां से आपको मिल सकता है, t बराबर आएगा, t बराबर कितना आएगा? d अपॉन u कॉस थीटा आएगा। यस और नो? भैया x1 बराबर d बराबर u कॉस थीटा इंटू टी आ रहा है, तो t बराबर d अपॉन u कॉस थीटा आएगा, तो आपने लिख दिया d अपॉन u कॉस थीटा और इसका कर दीजिए स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये आपको मिल चुका है y2 कोऑर्डिनेट, बराबर है। सो अब बॉल और बंकी के लिए ध्यान से देखिए, ये y1 कोऑर्डिनेट और ये y2 कोऑर्डिनेट दोनों सेम आ रहे हैं क्या? d tan थीटा माइनस माइनस जी डी स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जी डी स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x1 और ये x2, ये तो पहले से ही सेम थे। बात समझ में आ रही है? ओके, क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आफ्टर टाइम t यदि स्टोन ने इस मंकी को हिट किया है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं और ये बात हमारी वेरीफाई हो रही है। इसका ये मतलब है कि भैया x1 y1 कोऑर्डिनेट, x1 x2 और y1 y2 दोनों के क्या आ रहे हैं? सेम। स्टोन के भी और मंकी के भी t टाइम के बाद में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम है। इसका मतलब दोनों एक ही पोजीशन पर हैं। इसका मतलब ये है कि स्टोन मंकी को हिट करेगा, मतलब करेगा। ये सवाल था। इसके ऑप्शन कुछ इसी प्रकार से बनाए जाते हैं कि विल इट हिट द मंकी और नॉट, ऐसा होता है। पर इसमें कंडीशन होती है, वो एक बात ध्यान रखना, डी जो है वो लेस देन और इक्वल टू आर होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू आर होना चाहिए। मतलब ये जो डिस्टेंस है मंकी की और यहां पर हमारे बीच की, ये जो डी है वो लेस देन और इक्वल टू आर होनी चाहिए, तभी हिट करेगा। यदि मंकी दूर है तो भैया आपकी बॉल पहुंचेगी नहीं वहां तक, आपकी बॉल या आपकी जो स्टोन है, जो पत्थर है, वो वहां तक पहुंचेगी नहीं, और नहीं पहुंचेगी तो हिट होने का सवाल उठता ही नहीं है, फिर हिट ही नहीं होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? ये एक पॉइंट है इसके अंदर में जो काम का पॉइंट है, जो मैंने यहां पर आपको समझाया। तो भैया ये था आपका हॉरिजॉन्टल, क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में हमने कुछ किया आज के लेक्चर में। सो आज के लेक्चर को पहले हम लोग यहां पर खत्म कर लेते हैं। मुलाकात हम लोग करेंगे आने वाले अगले लेक्चर में, तब हम लोग कुछ और बातें करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आज के लिए बेटा हम लोग यहीं पर रुकेंगे, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.